नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंद्र आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एचपीजीएस जोन में। मित्रों, हमने जो सीरीज प्रारंभ की है ज्योग्राफी, आज उसकी जो क्लास है वो 9वीं क्लास है। और आज हम इस क्लास में जिन टॉपिकों पर चर्चा करने वाले हैं वो है आपका अक्षांश रेखाएं लैटिट्यूड लाइंस और आपकी देशांतर रेखाएं लॉन्गिट्यूड लाइंस। तो इन विषयों पर इसमें हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर ज्यादा बातें न करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। और जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप पिछले वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है मित्रों, क्योंकि क्रमबद्ध जब वीडियो को देखेंगे तभी वो आपको ठीक से समझ में आ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए बातें करते हैं अक्षांश रेखाओं की। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले हम जो प्रारंभ करेंगे कि अक्षांश रेखाएं क्या है। अगर परिभाषा की बात करें, ठीक है, मैंने देखो यहाँ चित्र बना रखा है पहले से ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने ये सर्कल जैसा बनाया है और इसमें ये ग्लोब है, ऐसे मानिए आप। और इसमें जो मैंने ये लाइनें खींची हैं, ये लाइन ही क्या है, आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। मित्रों, अगर हम इसको परिभाषित करें तो हम कहेंगे कि पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं मित्रों? तो उनको कहते हैं अक्षांश रेखाएं। एक और बात, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं वो देखो ये पृथ्वी का केंद्र है, तो इस पृथ्वी के केंद्र से कोणीय माध्यम से खींची जाती हैं। जैसे अभी पहली खींचेगी तो एक, या मान लीजिए ये कोई कोण बना दिया हमने, ठीक है, नहीं तो पहली जो खींचेगी वो इस कोण से ऐसे खींचेगी, ये कोण बन गया और यहां से ये खींची है पहली लाइन, ठीक है ना। अच्छा, स्थिति की बात करें तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो क्षैतिज रेखाएं भी कहलाती हैं। क्या कहलाती है मित्रों? इनको क्षैतिज रेखाएं भी कहा जाता है। इसके अलावा इनको समानांतर रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें जो अंतर है वो हर जगह कैसा होता है, समान होता है, तो इसलिए इनको समानांतर रेखाएं भी कहा जाता है, ठीक है मित्रों। अगला देखिए, अगर हम बात करते हैं इनकी संख्या की, तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इनकी संख्या कितनी है। तो देखिए इनकी संख्या है वो है आपकी ये वाली 0 है, ठीक है ना, यहां से देखिए। और यहां से अगर हम देखें तो इस वाले दक्षिणी गोलार्ध में, अरे भाई ये पूरा गोला है, अगर गोले को आधा करेंगे तो ऊपर वाला गोलार्ध क्या है, तो ये ऊपर वाले को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, ठीक है ना। जो आपका नॉर्थ पोल की ओर है उधर कहेंगे इसको ये उत्तरी गोलार्ध है। और जो नीचे की तरफ रह गया मित्रों ये वाला गोला आधा, ये वाला नीचे वाला, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोल देते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या कह देते हैं इसको दक्षिणी गोलार्ध। अगर दोनों गोलार्धों की बात करें तो ये वाली देखो 0 है, ये वाली जो आपको मोटी सी लाइन दिख रही है ये 0 अक्षांश है। इस 0 अक्षांश से अगर हम ऊपर जाएं तो अक्षांशों की संख्या बढ़ती जाएगी, और कहां तक बढ़ेगी? तो 90। ये वाली जो बिंदु है ये वाली, ये 90 भी है। बात क्लियर हो गई? यही लिख लीजिए इसको, ये 90 भी है। 0 से ऊपर को जाएंगे तो 90, और फिर 0 से नीचे को आएंगे तो 90। बात क्लियर हो गई आप लोगों को? अब अगर इनकी कभी संख्या पूछी जाए तो देखो संख्या यहां पे देखो, हम कहेंगे 90 प्लस 90 और एक ये 0 वाली, तो कितनी हो गई, सॉरी कुल कितनी हो गई? तो कुल हो गई 181, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि कई एक बार ये बड़ा क्वेश्चन डाउट में रहता है, कई एग्जाम्स में आया है कई बार, ठीक है नहीं। कभी कभी बहुत से लोग ये भी बताएंगे कि इनकी जो संख्या है वो 181 नहीं है, इनकी संख्या 179 है, 179 है। इसका कारण ये है मित्रों कि ये दो जो ध्रुव हैं, ये वाला दक्षिणी ध्रुव और ये वाला जो उत्तरी ध्रुव है, इन दोनों को ही इसमें ऐड नहीं किया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि देखो यहाँ रेखा थोड़ी खींच पा रही है, अरे भाई ये बिंदु ही तो है, यहाँ कहाँ रेखा खींचेंगे, जगह ही नहीं बचती, इसलिए इनको केवल अक्षांशों का ही नाम दे दिया जाता है। कई एक जगह आपको ऐसे भी देखने को मिल जाएगा कि 181 जो है वो अक्षांशों की संख्या है, जबकि जो रेखाएं हैं अक्षांश रेखाएं वो कितनी है, तो 179 है। और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ये जब भी आता है तो ऑप्शन ए का ही होगा इनमें से,
ये दोनों नहीं होते और अधिकतर ये वाला ऑप्शन आपका एग्जाम्स में पूछा आ जाता है। ठीक है मित्रों, तो ये इनकी संख्या है, आपको कभी पूछी जाए तो 181 और कभी कभी आ जाती है 179। उसका कारण है इनको अक्षांश रेखाएं कहा जाता है और इनको कहा जाता है केवल अक्षांश। अक्षांश का मतलब है अक्षांशीय बिंदु, तो ये केवल बिंदु मात्र है। जैसे प्रत्येक अगर हम देखें लाइन पर तो एक एक बिंदु, ठीक है ना, तो लास्ट वाले बिंदुओं से रेखा नहीं खिंचती और बाकी इन सबसे रेखाएं खिंच जाती हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए, अगली बात करते हैं कार्य। ये क्यों खींची गई ये रेखाएं, ठीक है ना मित्रों, संख्या को हटा देते हैं यहां से। अब कार्य देखिए, ये क्यों, क्या कार्य है इनका, तो देखो इनके जो कार्य हैं वो है आपका सबसे पहले तो दूरी। अगर दूरी मापन करना है तो दूरी मापन के लिए, और दूरी मापन के अलावा जलवायु, दूरी मापन के अलावा जलवायु, जलवायु की स्थितियां बताने के लिए, ठीक है नहीं, तो दूरी मापन और जलवायु मापन के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है मित्रों, अगला देखिए, अगर हम बात करते हैं इसमें कि ये जो समानांतर रेखा है, ठीक है, यह दो जो अक्षांशों के बीच की दूरी है वो कितनी होती है और किस नाम से जानी जाती है। तो मित्रों जो दो अक्षांशों के बीच की दूरी है, ये वाली जो दूरी है, इसको कहा जाता है जोन, और जोन को हिंदी में क्या बोलते हैं, कटिबंध, ठीक है ना। और दूरी की अगर बात करें कि एक अक्षांश से अगर हमें दूसरे अक्षांश पे जाना है तो वो दूरी कितनी रहती है, तो वो दूरी रहती है मित्रों 111 किलोमीटर। एक जोन के बीच में जो जोन की दूरी है, या हम ये कह सकते हैं कि दो अक्षांशों की जो दूरी है वो कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 111 किलोमीटर। अच्छा देखो ये समानांतर है, तो चाहे यहां चले जाओ, चाहे यहां, चाहे यहां, चाहे यहां, कहीं भी चले जाओ, सब में 111 किलोमीटर का ही अंतर होता है। ठीक है मित्रों, अगला देखो, अगर हम बात करें कि भारत के मध्य से गुजरने वाली जो अक्षांश रेखा है वो कौन सी है, ठीक है, तो एक ऐसी अक्षांश रेखा है जो भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूं, आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि मैंने दो लाइनें और बनाई है। ये वाली है ना मोटी वाली, ये तो हो गई आपकी भूमध्य विषुवत रेखा, ठीक है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर ये 23.5 उत्तरी अक्षांश की तरफ जो रेखा है, इसको क्या कहते हैं, तो मित्रों इसको कहते हैं कर्क रेखा। और 23.5 ये वाली जो रेखा है, इसको कहते हैं हम लोग मकर रेखा, ठीक है। अच्छा, भारत के मध्य से जो रेखा गुजरती है वो कौन सी है, तो वो है कर्क रेखा, क्योंकि ग्लोब पर जो भारत की स्थिति है मित्रों वो यहाँ पे है इस तरह से। तो भारत के मध्य से जो रेखा गुजरती है वो कौन सी है, तो वो है 23.5 उत्तरी अक्षांश, जिसको क्या कहते हैं, तो मित्रों उसको बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है ना। तो अब ये दे रहा है कि भारत के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है, तो कौन सी है, तो हम इसको कहेंगे कि 23.5 उत्तरी अक्षांश है। कौन सी है, 23.5 उत्तरी अक्षांश है मित्रों। और ये जो 23.5 उत्तरी अक्षांश है, ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, कई बार एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है। तो ये गुजरती है भारत के 8 राज्यों से। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से गुजरती है। अब वे कौन कौन से राज्य हैं, तो मैं आपको क्रम से सभी बता देता हूं कि वे कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर हम देखें मित्रों, तो जो पहले सबसे पहले जो राज्य पढ़ने वाला है क्रम में, वो है आपका राजस्थान। कौन सा है, तो सबसे पहले आपका गुजरात, उसके बाद राजस्थान। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं राज्यों के नाम, क्योंकि पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी क्रम में लगवा लेता है, तो वो आपको याद रखना है मित्रों। देखें तो पहला है इसमें, वो है आपका गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है क्रम में मध्य प्रदेश, और उसके बाद है आपका फिर मध्य प्रदेश के बाद आएगा क्रम में छत्तीसगढ़, उसके बाद है आपका मित्रों छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद, अच्छा एक और बात, झारखंड का एकमात्र नगर कभी कभी पूछ लिया जाता है, कौन सा पड़ता है, तो रांची। कभी कभी पूछ लेता है एकमात्र कौन सा नगर है जो इस पर पड़ता है आपकी कर्क रेखा पर, तो वो रांची है, तो याद रखना झारखंड से है। अगला पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल, और मित्रों पश्चिम बंगाल के बाद फिर जो अगला है क्रम में आपका,
वो है त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद है फिर आपका मिजोरम। तो ये क्रम से है सभी। ठीक है मित्रों, ये मैंने जो बता दिया आपको ये कैसे हैं, ये सभी क्रम से हैं। ठीक है, तो ये जो पढ़ते हैं आपके वो पढ़ते हैं कर्क रेखा पर। ठीक है, अब देखिए यही कर्क रेखा से बनने वाले सामान्य क्वेश्चन थे। अब हम जो बात करने वाले हैं इस टॉपिक में, तो दूसरा आप लोग देख पा रहे हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस, जिनको बोलते हैं देशांतर रेखा। तो इसमें देशांतर रेखाओं की बात करेंगे, तो ध्यान दें सभी देशांतर रेखाओं पे। देखिए मित्रों, अगर हम देशांतर रेखाओं की बात करते हैं, ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं ये ध्रुवों से, आप लोग देख पा रहे हैं चित्र में, ये उत्तरी ध्रुव है और नीचे वाला कौन सा है, तो मित्रों नीचे वाला है दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ध्रुवों को मिलाकर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है, देशांतर रेखा कहा जाता है। अच्छा देखो, काल्पनिक तो अक्षांश भी है, ये दोनों ही काल्पनिक हैं। इसका मतलब ये है काल्पनिक का कि वास्तव में, जैसे अगर ग्लोब पे हम देखें तो ग्लोब पे भैया वास्तव में ये रेखाएं कहीं भी नहीं खिंची हैं। ऐसे देखिए, अगर हम देखें इसको तो आपने ग्लोब देखा होगा कई बार, तो ग्लोब की स्थिति आपको ऐसे मिलेगी, है ना, अरे ऐसे ही तो है ग्लोब, इस तरह से ग्लोब दिखता है आप लोगों को। तो ग्लोब पे देखे तभी दिख रही है ये, अगर आप तुमको अगर पृथ्वी पे देखने लगे जाके, है ना, तो पृथ्वी पे ये कहीं भी खिंची हुई नहीं है, इसलिए इनको कहते हैं काल्पनिक। जैसे भूत क्या है, काल्पनिक ही तो है, एक कल्पना है, ठीक है ना, तो वैसे ही ये काल्पनिक है, वास्तव में कहीं भी पृथ्वी पे खिंची हुई नहीं है, जबकि ग्लोब पे इनको दर्शाया जाता है। तो अध्ययन के लिए हम इनको दर्शाते हैं। ठीक है मित्रों, तो मैंने आपको बताया, फिर से परिभाषित करते हैं, देख लीजिएगा। तो हम कहेंगे कि दोनों ध्रुवों को मिलाकर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है, तो दोनों ध्रुवों को मिलाकर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को ही कहा जाता है आपका देशांतर रेखा है। ठीक है मित्रों, अगर देखो हम देशांतरों की बात करते हैं तो ये है कितनी, संख्या की बात करें तो देशांतरों की जो संख्या है, अगर हम संख्या की बात करें कितनी है, तो ये है आपकी 360। कितनी है, 360 है। एक और देखो मित्रों, ये इनका कार्य क्या है, क्यों खींची गई है, तो इनका कार्य है, वो दो कार्य हैं, एक है आपका समय और दूसरा कार्य है इनका तिथि। तो समय और तिथि के मापन के लिए इनको खींचा गया है। अगला अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं इसमें कि जो ये संख्या, इनकी जो संख्या है 360, ठीक है ना, ये देखो अब ये अर्ध होती है। जैसे अगर उसकी बात करें हम अक्षांश रेखाओं की, तो अक्षांश रेखाओं की जो गोला होता है वो पूरा ऐसे सर्कल होता है, ठीक है ना, लेकिन इनके अगर सर्कल की बात करें तो इनके ये अर्ध गोले ही होते हैं इनके, ठीक है नहीं, इसीलिए 360 हो जाती है, क्योंकि 180 इधर रहेगा, 180 इनके पीछे रहेगा। बात क्लियर हो गई आप लोगों को। अब देखो, कभी पूछा जाए आपको इन देशांतरों के मध्य के अंतराल को क्या कहा जाता है, तो देशांतरों के मध्य जो अंतराल है उसको कहा जाता है गोरे। और देखो गोरे की अगर बात करें तो गोरे के बीच में जो दूरी होती है वो इस तरह से देख लो, हम कहेंगे भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, और एक कहेंगे हम ध्रुवों पर, एक भूमध्य रेखा पर और ध्रुवों पर। तो भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है 111.32 किलोमीटर, ये सबसे ज्यादा है। देखो आप देख पा रहे होंगे यहां इनकी चौड़ाई सबसे ज्यादा है, गोरे की चौड़ाई, ठीक है ना। और अगर हम मित्रों बात करते हैं कि ध्रुवों पे, तो ध्रुवों पे आप लोग देख पा रहे हैं कि ये रेखाएं बिल्कुल चिपकी हुई हैं, तो ध्रुवों पर इनकी जो होती है दूरी वो बिल्कुल 0 होती है, ध्रुवों पे जाके ये बिल्कुल मिल जाती है, जबकि अक्षांश रेखाएं समानांतर चलती थी। बात क्लियर है आप लोगों को। अगला देखिए, अब देखो इसमें एक और बात कि जब ये समय के लिए खींची गई है, ठीक है नहीं, तो जो विश्व का मानक समय है वो कहां से चलता है, तो देखो मैंने ये मोटी सी लाइन बनाई है, इसको बोलते हैं 0 देशांतर, 360 देशांतर, या प्रधान देशांतर, यामोत्तर, या ग्रीनविच रेखा, ठीक है ना, इतने सारे नाम हैं इसके, ठीक है। अगला देखिए, इसको ग्रीनविच क्यों कहा जाता है, तो इसका कारण मैं आपको बता देता हूं। ये जो रेखा है वो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है मित्रों,
इसीलिए इस रेखा को क्या कह दिया जाता है, ग्रीनविच रेखा कह दिया जाता है। ठीक है मित्रों, अगला देखिए, अगर हम बात करते हैं इसकी अच्छा ठीक है, देखिए मित्रों, तो अगर हम बात करें आगे, तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये कौन कौन सी रेखा है। ठीक है, इसको ग्रीनविच क्यों कहा जाता है, इसको ग्रीनविच इसलिए कहा जाता है क्योंकि ग्रीनविच लंदन से होकर ये गुजरती है। ठीक है, अगला देखिए, विश्व का जो समय चलता है वो इसी रेखा से चलता है। और देखो मैं आपको ये बात यही समझा देता हूं कि अगर हम इस रेखा से इस तरफ जाएंगे, मतलब ये कौन सी दिशा है, अरे भाई ये कौन सी दिशा है, पूरब है। ये कौन सी दिशा है, तो ये है पूरब। अगर हम पूर्व या पूर्व की ओर जाएंगे तो समय कैसे चलेगा मित्रों, तो समय चलता है आपका प्लस में। ठीक है नहीं, और अगर हम इधर जाएंगे, ये कौन सी दिशा है, तो ये है आपकी पश्चिम। ये कहां से, ग्रीनविच से। ग्रीनविच से अगर आप पूर्व की ओर जाएंगे तो समय बढ़ेगा, और पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय घटेगा। अब कितना घटेगा कितना बढ़ेगा, तो एक देशांतर पर जो समय बढ़ता है, एक देशांतर पर जो समय बढ़ता है वो है आपका 4 मिनट। कितना बढ़ता है, वो बढ़ता है आपका 4 मिनट। कभी कभी पूछ लेता है कि एक देशांतर बराबर जो टाइम है वो कितना होता है, तो वो होता है आपका 4 मिनट। 4 मिनट समय बढ़ता है। ठीक है मित्रों, और देखो अगर हम टाइम से बात करते हैं आपको, तो कुछ और बातें इसमें बताता हूं आपको। देखिए आप इसको ऐसे समझ लें कि आपने अगर भारतीय मानक टाइम के विषय में सुना होगा। ठीक है, ये तो अंतरराष्ट्रीय मैंने बता दिया आपको, ये 0 वाला है ग्रीनविच अंतरराष्ट्रीय। और एक आपने सुना होगा, इसको बोलते हैं ग्रीनविच को जीएमटी। क्या बोलते हैं, जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है ना, जो अभी आजकल फोन में या जो वैश्विक घड़ियां हैं, तो वैश्विक घड़ियों में ये जीएमटी के हिसाब से ही जो है वैश्विक टाइम आप लोगों ने देखे होंगे। तो देखा हुआ कहीं का टाइम आगे चलता है, कहीं का टाइम पीछे चलता है। ठीक है ना, तो वो सारी चीजें यहीं से हैं। और अगर हम इसी को लेके विश्व में जो बनाए गए हैं वो समय जोन बनाए गए हैं। ठीक है ना मित्रों, इसी को लेके विश्व में समय जोन बनाए गए हैं। ठीक है, और उन समय जोनों के हिसाब से ही टाइम चलता है। अब हम जो बात करने वाले हैं वो है आपका IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भारतीय मानक समय। तो जो भारतीय मानक समय है वो कहां से लिया गया है, तो वो लिया गया है आपका 82.5 पूर्वी देशांतर से। 82.5 पूर्वी जो देशांतर रेखा है मित्रों, इससे लिया गया है भारतीय समय। और देखो आप ग्लोब पर देख पा रहे हैं, इस तरह मैंने बताया था कि भारत यहाँ पे रहता है। ठीक है ना, तो जो 82.5 है पूर्वी देशांतर, वहां से भारतीय मानक समय को लिया गया है। ये कहां से गुजरती है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो ये गुजरती है नैनी, इलाहाबाद, जिसको आप प्रयागराज बोल देते हैं। नैनी, इलाहाबाद, या हम क्या कहेंगे इसको, प्रयागराज। तो ये प्रयागराज से गुजरती है। ठीक है, नैनी, ये याद रखना, कई बार पूछ लेता है इसको, यहां से गुजरती है। तो यहीं से हमारा समय चलता है मित्रों। एक और बात करें हम, तो अगर हम इसमें ये और देख लें कि भारत में जो भारत के टाइम में जो अंतर रहता है पूरब में और पश्चिम में, वो कितना रहता है, और ये जो IST टाइम है वो GMT से कितना आगे चलता है। तो जो भारतीय मानक समय है वो GMT से चलता है आपका 5.5 घंटा, 5.5 घंटा आगे चलता है। और उसका कारण क्या है, तो देखो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, मैंने कहा यहां से अगर इधर जाएंगे तो 4 मिनट बढ़ के जाएगा समय। ठीक है ना, इधर 4 मिनट प्रति देशांतर बढ़ेगा और इधर घटता है। आप इसको ऐसे समझ लो, मैंने कहा 82.5 देशांतर पे है। कितना है ये, 82.5 देशांतर। तो जो 82.5 देशांतर है, अभी मैंने आपको बताया अगर ये एक देशांतर बराबर 4 मिनट होता है, तो अभी अगर मैं इसमें 4 का गुणा कर दूं तो कितना आएगा, 330 मिनट आ गया। अगर आप इसके घंटे बनाएंगे तो ये इसके घंटे आ जाएंगे। बात क्लियर हो गई आप लोगों को। तो 5.5 घंटे प्लस रहता है भारतीय समय। ठीक है, और
अगला अगर हम बात करते हैं भारत में, तो ये जो रेखा है भारत में वो कितने राज्यों से गुजरती है मित्रों? तो ये रेखा भारत में गुजरती है 5 राज्यों से। कितने राज्यों से गुजरती है? तो IST जो रेखा है भारत में वो कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये गुजरती है आपकी 5 राज्यों से। ये गुजरती है 5 राज्यों से। और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं आपके? मैं क्रम से बता देता हूं आपको, आप क्रम से याद रखिएगा मित्रों। तो देखो, पहला है आपका उत्तर प्रदेश। पहला उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा क्रम में है आपका मध्य प्रदेश। दूसरा है मित्रों मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बाद जो तीसरा है वो है आपका छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरती है। छत्तीसगढ़ के बाद चौथे की अगर बात करें तो वो है आपका उड़ीसा। ये उड़ीसा से भी होकर गुजरती है। और 5वां है आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारतीय समय मानक रेखा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है मित्रों। अगला देखिए, एक और क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि भारत के समय में जो अंतराल है वो कितना है। ठीक है, नहीं, भारत का समय अंतराल और पूछ लेता है मित्रों। तो समय अंतराल और मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर हम भारत की वास्तविक स्थिति की बात करते हैं तो आप लोग ऐसे देख लीजिएगा, भारत की अगर वास्तविक स्थिति की बात करें तो इधर पूर्व और इधर पश्चिम, ये मान लीजिएगा भारत है। ठीक है, पूर्व पश्चिम की बात करें तो ये जो आप देख पा रहे हैं पूर्व पश्चिम में, ठीक है ना, यहां से अगर बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से ये शुरू हो जाता है आपका। 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू हो जाता है भारत। और ये कहां तक है? तो ये है आपका 98 डिग्री 37 मिनट तक। ठीक, वो सॉरी 97-25। ठीक है, नहीं, तो ये है आपका। आप देख पा रहे हैं कि भारत की अगर स्थिति की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से भारत प्रारंभ हो गया है। ठीक है, और 97 डिग्री 25 मिनट तक रहता है। अगर हम इन दोनों को जोड़ लें, ठीक है, नहीं, इन दोनों को जोड़ लें तो अगर इसको मिनटों को भी हटा दें तो दोनों को जोड़ेंगे, या फिर ऐसा कर लें जोड़ लें तो 82.5 आ जाएगा। और इन दोनों को जोड़ लें तो 165 आता है। और 165 भाई 2 है तो औसत निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 82.5। इसीलिए 82.5 जो रेखा है उसको हमने भारतीय मानक रेखा लिया है। बात क्लियर हो गई। अब एक और बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो समय अंतराल पूछता है कभी कभी। वो ये पूछता है कि ये बताओ भारत के पूर्व में और भारत के पश्चिम में जो समय अंतराल है वो कितना है। तो आप लोग देख पा रहे 97 में से अगर 68 घटाएं तो लगभग कितना बच जाएगा भाई? लगभग कितना बच जाएगा? लगभग बच जाएगा आपका 30 बच जाएगा। और ये जो बचा ये सब देशांतर ही तो है। तो बचा तो क्या बचा? ये 30 देशांतर। ये 30 देशांतर बच गया मित्रों। और जब ये 30 देशांतर बच गया, मैं आप लोगों को अभी बता चुका था कि एक देशांतर बराबर होता है 4 मिनट। तो 4 का अगर हम इसमें गुणा कर दें तो 120 मिनट में ये बदल गया। और 120 मिनट कितने के बराबर होता है? 2 घंटे के बराबर। तो मैं ये कह सकता हूं कि भारत के पूर्व और पश्चिम में जो समय अंतराल है मित्रों वो कितना है? 2 घंटे है। और भारत में जो सबसे पूर्वी राज्य है वो कौन सा है? अरुणाचल। अरुणाचल का समय आगे चलता है। और सबसे पश्चिम में कौन सा है? तो गुजरात है मित्रों। और गुजरात का जो समय है वो 2 घंटा अरुणाचल से पीछे चलता है। कई बार इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे देता है सूर्योदय को लेके, तो जो सूर्योदय होता है वो कहां कहां कैसे कैसे कब कब होता है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहां होता है? तो आप बता पाएंगे आसानी से कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे बाद में जो सूर्योदय होता है वो कहां होता है मित्रों? तो वो होता है आपका गुजरात में। ठीक है, तो ये कंडीशन था आपका। तो ये तो समय को लेकर क्वेश्चन थे। और अगला अब हम जो बात करने वाले हैं वो है आपका अंतरराष्ट्रीय
तिथि रेखा को लेके, ठीक है, तिथि का निर्धारण कहां से है, कैसे है, तो वो भी देख लीजिएगा मित्रों। तो देखो, अगर हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के लिए मैंने आपको पहले से ही चित्र बना दिया है। आप देख पा रहे होंगे कि ये है आपकी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इस तरह से गुजरती है। कभी पूछा जाए ये कितना देशांतर होती है, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होती है 180 देशांतर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितना देशांतर है मित्रों, तो वो है आपका 180 देशांतर, ठीक है। और कई एक बार ये भी पूछ लेता है कि ये कहां से गुजरती है, तो ये गुजरती है आपकी प्रशांत महासागर से, प्रशांत महासागर से गुजरती है ये, ठीक है। एक और बात, कभी ये पूछे कि कौन सी रेखा है जिसको स्थल से नहीं गुजारा गया है, ठीक है, तो ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ये मित्रों जो जल से ही गुजरी है, ये कहीं भी स्थल से नहीं गुजरी, ठीक है। और उसका कारण मैं आपको बताता हूं। एक बात बताओ, अभी ये कोई देश है, ठीक है, और अगर तिथि रेखा को ऐसे गुजार दिया जाता तो इधर कोई सी तारीख होती और इधर कोई सी तारीख होती, बात समझ रहे ना। इसीलिए क्या किया गया, इसको जल जल से ही गुजारा गया। तो ये कहां से गुजरती है, ये गुजरती है आपकी प्रशांत महासागर से, बात क्लियर है। और अगला अगर हम देख लें तो देखो इसमें मोड़े कितनी है, टर्न कभी दे देता है कि कितनी जगह ये अपनी वास्तविक स्थिति को छोड़ गई है। देखो वास्तविक तो ये है, तो ये यहां से गुजरनी चाहिए, ये है वास्तविक, तो इस तरह से होनी चाहिए, ठीक है ना। पर आप देख पा रहे हैं एक मोड़ इसमें इधर लग गया, ये साइबेरिया अलास्का के बीच में कितने पे लग गया, तो ये 75 देशांतर पे जाके एक मोड़ लग गया है, ठीक है। एक जो है आपका ये लगा है बेरिंग सागर पे जाके लगा है, वो सॉरी 75 अक्षांश है, ये 75 अक्षांश, एक 75 अक्षांश पे, फिर एक 50वीं अक्षांश पे मोड़ है, इसमें बेरिंग सागर आ गया था तो फिर इधर हटाया इसको। ऐसे ही यहाँ पे 0 अक्षांश भूमध्य रेखा आ गई, उसके बाद दक्षिणी गोलार्ध में भी ये 15 पे और 45 पे इधर उधर मुड़ती है। उसका कारण है यहाँ फिजी द्वीप का होना, जिसमें आप लोग देखते हैं इधर न्यूजीलैंड है और ये सारी चीजें हैं, ठीक है। नहीं तो फिजी द्वीप समूह, तो फिजी द्वीप समूह के कई एक द्वीप थे, अब गड़बड़ हो जाता। एक द्वीप मान लीजिए अगर इस रेखा को यहां से गुजार देते तो एक द्वीप इधर आता, एक द्वीप इधर आता, तो दोनों द्वीपों में आपस में जो है टाइम इधर उधर हो जाता, तारीख अलग अलग होती, इसीलिए इसको जल से गुजारा गया है। तो याद रखना, कभी इसमें घुमाव पूछ लेता है, मोड़ पूछ लेता है, कितनी जगह ये अपनी वास्तविक स्थिति को छोड़ देती है, तो वो है आपका 3 जगह। आप देख पा रहे हैं 3 जगह ये अपनी वास्तविक स्थिति को छोड़ती हुई नजर आती है, ठीक है। अब देखो एक और बात इसमें बता देता हूं, मैंने आपको अभी बताया था समय के विषय में कि समय किधर तेज चलता है, ठीक है नहीं, और किधर स्लो चलता है, किधर कम चलता है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो तिथि ये बिल्कुल उल्टी होती है समय की। देखो समय फिर से दिखाता हूं मैं आपको, मैंने बताया था कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये मान लो ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, तो इधर समय प्लस में और इधर समय माइनस में, अरे 1 देशांतर बराबर 4 मिनट समय बढ़ता जाता है इधर आपका पूर्व की ओर। ये पूर्व है और ये पश्चिम है, यही तो बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है ना। लेकिन अगर हम तिथि रेखा की बात करें तो आप तिथि रेखा पे देखो, यहां तिथि रेखा बनी हुई है, अगर हम इस पे देखें तो मित्रों इसका जस्ट उल्टा होता है, जस्ट उल्टा। इधर समय चलेगा, दिन चलेगा या तारीख चलेगी प्लस में, और इधर चलेगी तारीख माइनस में, बात क्लियर है ना। यहां पे ये उल्टा होता है, इधर जो तारीख है वो प्लस में और इधर तारीख माइनस में चलती है, इस बात को याद रखना आप लोग। अगर यहाँ आज 10 तारीख है तो यहाँ कितनी होगी, यहाँ 11 तारीख होगी, बात क्लियर है। दिन भी इधर आगे होगा, अरे 10 तारीख है तो जाहिर सी बात है दिन इधर ही तो आगे होगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है मित्रों के बाईं तरफ तिथि रेखा पर समय बढ़ता है और दाईं तरफ जो समय है वो घटता है, जबकि समय देखें तो समय इसका जस्ट उल्टा होता है। बात क्लियर होगी मित्रों। तो ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा थी आपकी और इनसे बनने वाले जो सामान्य क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही आप लोगों के लिए, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है मित्रों। तो आप लोग, अच्छा हाँ एक और जरूरी बात बता देता हूं आप लोगों को, जो पीईटी जो टेस्ट होगा आपका UPSSC जिसको ले रहा है, ठीक है ना, तो उसके लिए आवेदन आ गए हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा और आवेदन कर दें, ठीक है मित्रों। तो धन्यवाद, पढ़ो पढ़ाओ लाइव बनाओ HPGS जॉब।